दोस्तों, महाराष्ट्र में किसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जब शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, दो भागों में नहीं बटी थी, तो किसी वक्त में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की साझेदार थी, एक दूसरे की सहयोगी थी। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पुराने सहयोगी ने ही ना सिर्फ आरोप लगाया बल्कि आरोप लगाते हुए इस्तीफे तक की मांग कर डाली। किस किस से इस्तीफा मांगा गया है? गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से इस्तीफा मांगा गया है। किसने मांगा है? यह इस्तीफा मांगा है संजय राउत ने। जहां दोस्तों शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने इस्तीफा मांग लिया है। अब कहा क्या है ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकियों ने जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की है भारतवासियों की, भारत से गए घूमने गए पर्यटकों की हत्या की गई, जैसे दावे किए गए उसके मुताबिक धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उनको गोली मारी गई। दोस्तों, वो बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक है। मगर हैरानी होती है ये जानकर कि ये ऐसे समय में हुआ जब हमारे देश की सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के लिए अपनी पीठ थपथपाती रही। राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, आपने इनको बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हमले का नामो निशान नहीं है। लोग सोचते भी नहीं है, पाकिस्तान सोचता भी नहीं है कि वो हमला कर सके। लेकिन ये जो हमला हुआ इसने सबकी गलतफहमियों को दूर कर दिया। दोस्तों, अब कम से कम सरकार जो है वो जागी है। सरकार ने कई फैसले इस पूरे मामले में लिए हैं, मगर फिर भी इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो घटना हुई है कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। अब संजय राउत ने क्या कहा है इस पर बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक संजय राउत ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। 24 घंटे सरकार बनाने में गिराने में आपको लगते हैं, तो ऐसे लोग जिनके दिमाग में सरकार गिराने के प्लान के अलावा और कोई प्लान ना हो, वो रक्षा क्या करेंगे? इस तरीके का गंभीर सवाल जो है वो खड़ा किया है संजय राउत ने। देखिए, संजय राउत शिवसेना यूपीटी के सांसद हैं। संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए उनका इस्तीफा जो है वो मांगा है। पत्रकारों से कहते हैं वो कि कल जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है और कोई भी नहीं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर तक नफरत फैलाने का काम हुआ है ये उसका नतीजा है। सरकार बनाने और गिराने में व्यस्त है शाह, ये कहा संजय राउत ने। संजय राउत कहते हैं ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ये लोग खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहां गया? ये अमित शाह जी हैं और उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने और गिराने में लगे हैं। विपक्ष में किसको जेल में डालना है, किसको खत्म करना है, किस विधायक सांसद को खरीदना है, 365 दिन इनके दिमाग में यही गंदगी है। ये लोग रक्षा कैसे करेंगे? अमित शाह फेल गृह मंत्री हैं, ये संजय राउत ने कहा। आगे भी उनका बयान है, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि पूरे देश जो है वो फिलहाल अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, ये संजय राउत ने कहा। वो कहते हैं मैं ही नहीं, पूरा देश अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। शाह बहुत अपशकुनी, अपयशी और फेल गृह मंत्री हैं। उनको 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये राजनीति करते हैं, वहां हमारा देश टूट रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि देश में सेना की 2 लाख भर्तियां आखिर क्यों नहीं की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल जो है दोस्तों वैसे तो बहुत है, संजय राउत ने जो सवाल खड़े किए वो भी सवाल है, मगर दूसरी बात जो उन्होंने कही जो बहुत जरूरी है कि पहलगाम में इतना बड़ा हमला होता है, आतंकी नाम पूछकर हमला कर रहे हैं। आपका कहना है कि हिंदुओं के ऊपर टारगेट किलिंग जो है वो की गई है, मगर फिर सवाल ये भी खड़ा हुआ कि अगर चश्मदीदों का ऐसा कहना है तो बेशक उनके साथ ये हुआ ही होगा, मगर इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि जो लोग मारे गए उनमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। 1 से 2 परिवार मुस्लिम समुदाय के भी थे, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। अब भले ही वजह देखिए यहाँ पर जो बताई जा रही है वो बेहद निंदनीय है, बहुत दर्दनाक है और इसके लिए जिसने भी ये किया उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सामने वाले को ये रूह कांपे उसकी।
ऐसा काम फिर से करने से पहले ऐसा कुछ करना पड़ेगा दोस्तों सरकार को। मगर फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो सिक्योरिटी लैब्स, जो खुफिया एजेंसियों की नाकामी और जो सेना में कटौती की बातें कही जा रही है, उस पर गौर कब किया जाएगा? 2 से 3 लाख, समझ रहे हैं इस बात को, 2 से 3 लाख सेना के जवानों की नियुक्ति बाकी है। जीडी बख्शी जो कि पूर्व कर्नल है, रह चुके हैं, और आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके, जहां पर सेना की तैनाती बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां आपको ज्यादा खतरा होता है कि कहां गश्त लगाकर आतंकी जो है वो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री जो है, फोर्स जो है, उसकी तैनाती करनी पड़ेगी जाहिर तौर पर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह यह है कि आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जो है कटौती कर रहे हैं देश की आर्मी से जवानों की, तो ये क्या हमारे देश की जनता झेलती रहेगी? कब तक झेलेगी? जो लोग वहां घूमने के लिए गए, शायद उनको ये भरोसा होगा इस बात का कि अभी तक हमने इस बात को सुना है कि जम्मू और कश्मीर, खासकर कश्मीर में अब आप जमीन तक खरीद सकते हैं। ये भी कहा था ना दोस्तों कि 370 निरस्त होने के बाद आप अगर जमीन खरीदना चाहे ना जम्मू कश्मीर में, तो वो भी आप खरीद सकते हैं जाकर, और वहां आप अपना घर बसा सकते हैं। जो लोग घूमने जा रहे हैं वो वहां से वापस लौटेंगे कि नहीं, अब उनको इस बात का खतरा जो है वो लगा रहेगा। इसलिए टूरिज्म कितने समय तक वहां पर कायम रहेगा ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो केंद्र सरकार ने इस पर बहुत से फैसले लिए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वीजा लेकर रह रहे हैं, उनको पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा गया है। 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए उनको कहा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिंधु नदी समझौते की, सिंधु जल समझौते की, तो उस समझौते को भी निरस्त कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है कि ये समझौता तब तक बहाल नहीं किया जाएगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम नहीं लगती, उसको खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये इतने बड़े बड़े जो फैसले अभी लिए गए, इससे पहले भी दोस्तों हमारे देश के जवान तक को, हमारे देश के जवानों तक ने शहीदी दी है, और पाकिस्तान ये नापाक हरकत, कायराना हरकत बार बार करता रहा है। तो हमने जो अभी किया वो हम पहले क्यों नहीं कर पाए? पहले करना चाहिए था वो, ताकि आज हमारे जो 26 से 28 परिवार उजड़ गए वो नहीं उजड़ते, वो जिंदा होते, हमारे बीच होते। औरतों के पतियों को उनके सामने गोली मारी गई है। इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा कायराना और अंदर से झकझोर देने वाली खबर शायद कुछ भी नहीं हो सकती है दोस्तों। अब इस पर इंतजार देखिए इस बात का किया जा रहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं, क्या भारत सरकार सिर्फ इन फैसलों तक कायम रहेगी या आगे पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? इस बात का इंतजार रहेगा दोस्तों कि मोदी सरकार जो 56 इंच का सीना बताते हैं अपना, मोदी जी वो क्या फैसला लेते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।